जय हिंद फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिनमें आपको कुछ अटेस्ट कराने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको रेडी करके रखना है। तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर से पहले भी जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं तो उनमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में 6 फॉर्म ऐसे आएंगे जिनको आपको अटेस्ट कराना है। जब आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसके साथ वो अटैचमेंट में आएंगे। तो अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस पीरियड के बीच में आपको जो है वो फॉर्म अटेस्ट करा के रख लेने हैं। तो वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपके वो वेरीफाई होंगे, फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अब जैसे मैं बात करूँ अटेस्टेशन फॉर्म की, तो डॉक्यूमेंट्स तो इसमें 10 तरह के हैं, लेकिन जो अटेस्ट कराने हैं वो केवल 6 हैं। तो वन बाय वन में बात कर लेता हूँ। तो जैसे पहला है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इन 10 जो आपके 10 सर्टिफिकेट हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन पर मैं थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा मैं बात कर लूँगा उन पर। तो देखिए, जैसे पहले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में इसमें क्या है कि आपको एक तरह की आपकी आइडेंटिटी होगी। तो उसके लिए क्या है, इसमें 8 तरह की अथॉरिटी दी हुई हैं। जैसे उसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका एमपी या एमएलए, जो आपके लोकल एमपी एमएलए होते हैं तो वो उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो उसको टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा पंचायत इंस्पेक्टर है, वो उसको टेस्ट कर सकते हैं। एसएचओ है आपका, कोई जो जहाँ से आपने 12th की है या ग्रेजुएशन की है, आप उस स्कूल से भी उसको वेरीफाई करा सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट मास्टर है, वो भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक एसडीएम का ऑप्शन है, तहसीलदार का ऑप्शन है, आप उससे भी उसको टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जो 8 तरह की अथॉरिटी आपको उसी से ही आपको टेस्ट कराना है। और एक इसमें है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई गजेटेड ऑफिसर, तो आप उससे टेस्ट करा सकते हैं। तो इन्हीं 8 अथॉरिटी में से आपको किसी एक से उसको अटेस्ट कराना है। और सबसे ईजी इसमें रहेगा जहाँ से आपने 12th की है या 10th की है, वहाँ से आप उसके प्रिंसिपल से उसको अटेस्ट करा सकते हैं। तो ये था आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का। सेकंड वन है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो देखो आपका क्या है, उसमें क्या है कि जैसे उसमें 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो उसका ऊपर वाले पार्ट में क्या है, पहले किसी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे। सेकंड जो नीचे वाला पार्ट है उसमें डीएम या एसडीएम करेगा, या उसके बिहाफ पे कोई, अगर डीएम के बिहाफ पे कोई और अथॉरिटी है तो वो कर सकती है। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि उसमें जो 2 पार्ट हैं, तो उसमें ऊपर वाले पार्ट में आपका जो है कोई गजेटेड ऑफिसर करेगा, वो कोई भी हो सकता है, और दूसरा नीचे डीएम या एसडीएम ही करेंगे। ओके, तो अगर मैं उसको आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, चलो मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ। हालांकि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की जो मैं फ़ोटो एक लेकर एक अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम का लिंक जो आपको प्रोफाइल में, इसके यूट्यूब की जो प्रोफाइल है मेरी, उसमें जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह का कुछ फॉर्म आएंगे आपके। ओके, तो ये सबसे पहला फॉर्म रहेगा। अब इनको भरना कैसे है, तो आपसे कोई गलती ना हो और उसको भरना कैसे है, तो वो चीज़ें मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ जो भरने के लिए है वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप गलती नहीं करना, उसमें 2 कॉपी रहती हैं इसमें, तो दोनों कॉपी को सेम ही आपको फॉर्मेट में भरना है। ओके, तो वन बाय वन मैं दिखाता चलूँगा। देखो, ये है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था। उसमें 8 तरह की अथॉरिटी आपकी दी हुई है। शायद इसमें जो है उल्टा दिखाई देगा आपको। तो ये सब 8 तरह की अथॉरिटी है। उसके बाद में चलो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मेंशन कर भी दूंगा कौन सा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट है, इस तरीके से। अभी फिलहाल मैं ऐसी बात कर लेता हूँ। तीसरा आपका आ जाता है करेक्टर एंड एंटीसीडेंट करेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या है कि आपको ये होगा आपके एसएचओ से। तो इसमें भी ऊपर और नीचे 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में एसएचओ से सिग्नेचर होना जरूरी है। तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे, देखिए वैसे तो इसको एसएचओ वेरीफाई करेगा तो उसको ऐसे भी कर सकता है। और कहीं कहीं पे जैसे अभी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, ये जो एसआई का ग्रुप था, तो उसमें क्या था कि उसमें प्रॉब्लम फेस करने को ये मिल रही थी कि वो उसमें बोल रहे थे कि पहले आप जो ऑनलाइन अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। तो आप जो है क्या करेंगे, अभी किसी सीएससी पे जाके आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना। तो वो क्या है, एसपी ऑफिस से बन के आता है आपका। जब आप अप्लाई कर देंगे तो वो जाता है कंसर्न अथॉरिटी के पास में, फिर एनसीआरबी की उस पर रिपोर्ट लगती है। उसके बाद में फिर वो
एक अथॉरिटी और होती है, उसके बाद में ये एसपी ऑफिस में आता है, फिर वहाँ से आपका ऑनलाइन वो जनरेट हो जाता है। तो उसके बिहाफ पर जो है कहीं पर अगर कोई एसएचओ मना भी करता है आपके थाने का, तो आप उसको दिखा के उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। अटेस्ट करवाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका फॉर्म आ रहा है, तो उसको भी अटेस्ट कराना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए आप जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना आज ही। ओके, आपका चौथा पेपर आ जाता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आपको इसमें 3-4 तरह की वैक्सीनेशन दी हुई है, जैसे टेटनस की होगी, चिकन पॉक्स की होगी, हेपेटाइटिस बी की होगी। तो ये 3-4 इसमें वैक्सीन दी हुई है, आपने लगवाई है तो वेल एंड गुड, और कभी पहले लगवाई होगी तो मतलब कहने का ये है, इनको मेंशन करा के आपको जो है इसको अटेस्ट करवाना है। आप इसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आईडी बनी होती है, उससे भी करा सकते हैं, या प्रीफरेबल है इसमें गवर्नमेंट डॉक्टर, उससे भी करा सकते हैं। दोनों ही इसमें दोनों अथॉरिटी चल जाएंगी। ओके, तो मेंशन करा के उसको फिर उसको टेस्ट करा लेना, उसमें सब लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपकी अथॉरिटी आ जाती है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आपका 5वां EWS। तो जो EWS कैटेगरी से हैं, तो इसमें एक फॉर्मेट आएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आपके पास उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर कोई नीड नहीं है आपको टेस्ट कराने की। अदरवाइज अगर उस फॉर्मेट में आपका नहीं है तो फिर आपको इस तरह का जो इसमें सर्टिफिकेट आया है उसको फिलअप करा के आपको उसी तहसील से, और जो आपके पास है उसी के बिहाफ पर वही सब कुछ मेंशन करवा के, और जिस डेट में आप अटेस्ट करवाते हो उस दिन के आप डेट डलवा लेना, तो ये आपका ये वाला अटेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट में जो नॉन क्रीमी लेयर में हैं, एक तो क्रीमी लेयर हो गया तो वो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले नहीं रहे हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनको भी नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस उसमें मेंशन करवाना पड़ेगा। तो मतलब करना क्या है आपको, जो आपका नॉन क्रीमी लेयर का OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो जो इसके साथ आएगा सर्टिफिकेट एक, उसी को जो है आपको एक जीरोक्स निकाल के, और उसी को या जो मतलब पेपर आपका मिला हुआ है उसी को फिलअप करके उस पर नीचे बस एक लाइन नीचे मेंशन करवा लेनी है कि ही इज़ नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर कैंडिडेट। ओके, तो इतना मेंशन करके वो साइन कर देंगे तो ये आपका स्टेटस यानी आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके 6 तरह के अटेस्टेशन फॉर्म। उसके अलावा कुछ फॉर्म और हैं, जैसे आपका SC ST का। तो SC ST का सर्टिफिकेट आपको जो आपका ओरिजिनल बना हुआ है केवल उसी को रखना है, उसकी कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अब बात आ जाती है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट की। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपकी 10th की मार्कशीट और वही सनद वही चलेगी आपकी, तो उसी को अपने पास में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आप 10th मतलब 10th से अगर आपने अप्लाई किया था तो 10th के 12th से किया था तो एटलीस्ट इसकी 10th की है तो 10th ही इसकी एलिजिबिलिटी है, तो 10th तक के आपके जो है ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट और आपकी सनद होनी चाहिए। इंटर से आपने कर रखी है तो इंटर की भी रख लेना। तो जो एलिजिबिलिटी है, जो इसका क्राइटेरिया वो फुलफिल आप करेंगे तो यानी उसके ही अनुसार आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। तो आपने 10th से अप्लाई किया है तो 10th से एटलीस्ट वो आपके डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट सनद आपके पास होने चाहिए। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपके, तो जो आपको रखने हैं पहले से तैयार करके। अब कुछ जनरल पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो इस पर क्या क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं आपको ये जनरल पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। जिसके कुछ क्वेश्चन थे वो भी 1-2 क्वेश्चन में ऐड कर लिए हैं। तो जैसे आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन। देखो वेरिफिकेशन में आपको जैसे कोई आधार कार्ड की बात कर रहा था और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था, तो उसमें मैं बताऊँ आपको वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से होगा। ओके, यानी आपके पास 10th के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वही आपका एज का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है और वही आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा आपके 10th के सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट से आपका वेरिफिकेशन होगा। यानी नो नीड ऑफ एनी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे गवर्नमेंट आईटीज उनसे आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका वेरिफिकेशन होगा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से, 10th 12th वगैरह की जो भी आपकी मार्कशीट और सनद है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि जैसे किसी ने एप्लीकेशन जब अप्लाई किया था तो उस टाइम पे जो है अपने नाम की या अपने फादर मदर के नाम की स्पेलिंग गलत भर दी। ओके, तो मतलब वो मिसमैच है। तो ऐसे मिसमैच की कंडीशन में देखो अभी कुछ बंदों की लिस्ट जो है विदहेल्ड लिस्ट में डाल दी है। ओके, लेकिन अगर जिसका वेरीफाई हो गया है तो उसके लिए क्या है, आपको क्या करना है, अभी आपको एक एफिडेविट बनवा लेना। कचहरी में चले जाओ, कचहरी में जाने के बाद में एक एफिडेविट बनवा लेना कि इस तरीके से मैंने अप्लाई किया था और ये मार्कशीट में मेरी ये था और मैंने एप्लीकेशन में ये डाल दिया था।
तो इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा गलत पाया जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। इस तरीके से एक एफिडेविट बन जाता है, तो वो एक एफिडेविट बन जाएगा, फिर आपका कोई इश्यू नहीं आएगा। आप ज्वाइनिंग के टाइम पे वो दिखाएंगे, अगर वो बोलते हैं कि भाई ये मिसमैच है तो आप वो एफिडेविट अपना प्रोड्यूस कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एटलीस्ट 5 जीरोक्स आपको करा के रखनी है। आपके जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी की आपको एटलीस्ट 5 कॉपी करा के रख लेनी है। दूसरा, आपको 10 फोटो कम से कम आप अपने पास में रखने हैं। 10 फोटो, वो किसी भी बैकग्राउंड में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड में हो, नॉन बीएड में हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप फोटो खिंचवा सको, एटलीस्ट आपके पास 10 फोटो होने चाहिए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके अकाउंट को लेकर। देखो, अकाउंट आपका खुला हुआ होना चाहिए एसबीआई में। जिसका ऑलरेडी खुला हुआ है एसबीआई में तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जिसका नहीं खुला हुआ है तो वो जो है आज ही उसको खुलवा ले। उसके साथ आपको पासबुक मिलेगी, चेक बुक मिलेगी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब आपकी सर्विस बुक तैयार की जाती है। और अकाउंट ओपन करवाने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आपका डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा तो मतलब जब डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा, क्योंकि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में एसबीआई में ही आनी है, तो उसलिए आपको क्या है, पहले से ही आप प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ये नहीं कि किसी का नहीं खुला हुआ है तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ा जाएगा, फिर आपका जो सैलरी डिले होगी। इसलिए आप पहले से ही खुलवा के रखें, तो वही आपका मेंशन हो जाएगा। चेक बुक नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक बुक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में भी जमा हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। जब आपका वो फॉर्म, जो डाटा का फॉर्म भरा जाता है, यानी डिटेल्स फॉर्म आपकी भरी जाती है, तो उसमें क्या है, डिटेल्स में कोई भी ब्लैंक आपका कॉलम ब्लैंक ना रहे, इसलिए सब कुछ जो है पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, तो अकाउंट मैंडेटरी है, उसको ओपन करवा लेना। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में देखो ये है कि कम से कम 2 महीने उसमें लग जाते हैं, क्योंकि आपका देखो इसमें कुछ बंदे अब भी ऐसे रहेंगे जिनका अकाउंट ओपन नहीं हो रखा होगा। ओके, तो सैलरी तो सभी की डलनी है, तो इसलिए सब उनका पहला अकाउंट भी खुलवाया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले होगा। और जिनका नहीं खुला है तो हो सकता है उनका लेट भी फिर सैलरी आए। ओके, तो उन सब चीज़ों को तैयार करते करते, फिर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हुए आपके लगभग 2 महीने तो आपके लग ही जाएंगे। लाइक फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग है, तो फरवरी, मार्च, मे बी अप्रैल, या तो अप्रैल में, या पॉसिबिलिटी तो आपके अप्रैल में रहेगी, नहीं तो मई तक आपकी जो है आपके हाथ में आपकी सैलरी आ जाएगी 2 महीने की। ठीक है, 2 महीने लगते हैं तो 2 महीने की आपकी अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तो अब आपको कैश फिर कितना रखना है, तो एटलीस्ट आप अपने पास में 15,000 रुपये रखिए, क्योंकि अगर 2 महीने का टाइम लगता है आपकी सैलरी आने में, तो एटलीस्ट 2 महीने की आपकी राशन मनी आपके हाथ में होनी चाहिए, जो वहाँ पर जमा होगी। तो लगभग आप मान के चलो कि 10,000 रुपये के आसपास आपको राशन मनी वहाँ पे जमा हो जाएगी। तो 5,000 रुपये बचेंगे, वो 5,000 रुपये आपके पर्सनल खर्चे के लिए रहेंगे। और कुछ उसमें किट वगैरह कुछ ऐसी है कि जो कैंटीन से खरीदनी पड़ेगी, कुछ आपको गवर्नमेंट इशू होगी, तो इसलिए आपको 5-7 हज़ार रुपये, यानी लगभग 20,000 रुपये के आसपास आप रख लो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप अपने पास रखो 20,000 रुपये, तो फिर आपको जो है आगे 2 महीने बाद आपकी कोई फिर दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी से लेने पड़े तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने बाद एडजस्ट करके फिर अपना उसको रिटर्न कर देना। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। तो अभी देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो किसी की अगर पर्सनल क्वेरी है तो आप वहाँ पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर किसी की कॉमन क्वेरी है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।